Hello everyone. I am Dr. Nilima Goswami from Sage Group. Today I welcome on this platform. Today I am going to start ITP topic is dosage form, and the topic is classification of dosage form. In this classification today I am going to discuss about the liquid dosage form. So what is liquid dosage form? In previous classes, we discussed about the solid dosage form. Today, I'm going to discuss about the liquid dosage form. In liquid dosage form, they are classified into two categories. One is monophasic and second one is biphasic. These are the advantages and disadvantages of liquid dosage form. Then comes to monophasic liquid dosage form. In liquid dosage form, there are two phases. One is internal phase and second one is external phase. Internal phase is known as solutes and external phase is known as solvent. तो जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो उसको कहते हैं सॉल्वेंट. यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम होती है. दैट सॉल्यूट मे बी लिक्विड और मे बी सॉलिड. इन केस ऑफ अगर ये जो हमारा सॉल्यूट है, अगर वो सॉल्यूट हमारा सॉलिड है तो वहां पे टर्म यूज की जाती है सॉल्युबिलिटी, और अगर वो टर्म लिक्विड है दैट टर्म इज नोन एज मिसिबिलिटी. तो यहाँ पे जो मोनोफेसिक सिस्टम है, उस मोनोफेसिक सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो आपको फिजिकली आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज मोनोफेसिक सॉल्यूशन. एंड दैट मोनो, और उसको हम नॉर्मली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, दैट उसको हम सिर्फ देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उनको देख सकते हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कलर चेंज कर दे, तो हम सिर्फ कलर की अपीयरेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इसमें कुछ डिसॉल्व किया है, लेकिन उसमें नेकेड आई से हम उसे पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. then this monophasic liquid dosage form is categorized into two, that is internal phase and external phase. internal phase means कि orally हम उसको ले सकते हैं, पेरेंटली उसको ले सकते हैं, और एक्सटर्नल फेज का मतलब है कि उसको टॉपिकली एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है. देन लिक्विड डोसेज फॉर्म को हमने कैटेगराइज किया था, ये एक हम चार्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं. तो बाइफेसिक हो गया, मोनोफेसिक हो गया है. देन बाइफेसिक को हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल के केस में है, तो ये हमारा हो गया इंटरनल यूज, दैट इज फॉर एक्सटर्नल यूज. एंड वन मोर के यूज इज स्पेशल केस, स्पेशल यूज फॉर मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ये हमने जब हमने डोसेज फॉर्म डोसेज फॉर्म हमने स्टार्ट किया था, तब हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड का. जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द लिक्विड डोसेज फॉर्म में. तो ओरल डोसेज फॉर्म का एग्जांपल्स हैं इन मोनोफेसिक में सिंपल मिक्सचर्स, सिरप्स, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स, ड्रॉट्स, स्पिरिट्स एंड एरोमेटिक वाटर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं एक एक करके आगे आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. देन एक्सटर्नल यूज में आते हैं लिनीमेंट्स, लोशन एंड कोलोडियंस. स्पेशल यूज में आते हैं गागल्स, थ्रोट पेन्स, माउथ वॉशेस, स्प्रे, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स, नेचुरल ड्रॉप्स, इरिगेशन सॉल्यूशंस, irrigation sprays, irrigation solution, enemas, डचेज, इनहेलेशन एंड पेरेंट्रल्स. तो ये था मोनोफेसिक. अब आते हैं बाइफेसिक पे. बाइफेसिक को भी सेम उसी कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंटरनल एक्सटर्नल. तो इंटरनल को हम लोगों ने बोला है ओरल यूज, एक्सटर्नल यूज एंड फॉर स्पेशल केस. तो इंटरनल में आते हैं इमल्शन एंड सस्पेंशंस. फॉर एक्सटर्नल लिनीमेंट्स एंड लोशन. लिनीमेंट लोशन इधर मोनोफेसिक में भी है और बाइफेसिक में भी है. देन स्पेशल केस में आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, एनिमास, इनहेलेशन एंड एरोजोल्स. तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म का. लेट डिस्कस अबाउट वन बाय वन. तो सबसे पहले लेते हैं हम मोनोफेसिक.
मोनोफेसिक में एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिरप। तो ये जो सिरप है, सिरप का मतलब कि पानी के अंदर अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर दें, जो घर पे हम लोग एक जनरल हम लोग जो बात करते हैं, तो घर पे जो चाशनी बनती है, दैट चाशनी इज नोन एज सिरप। ठीक है, तो वो चाशनी जैसे घर पे कभी मम्मी को बनाते हुए देखा भी होगा, तो दैट शुगर को वो बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद वो उसको टच करके देखते हैं कि इनको कितना थिक चाहिए, तो दैट चाशनी इज नोन एज सिरप। और उस सिरप को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिरप दो तरीके से प्रिपेयर होता है इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में। एक होता है सिरप आईपी एंड सेकंड वन इज सिरप यूएसपी। देन आईपी का मतलब कि सिरप को हम प्रिपेयर कर रहे हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया, और दूसरा सिरप है हमारा सिरप यूएसपी, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एज पर यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आता है कि सिंपल सिरप आईपी एंड सिंपल सिरप यूएसपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर्स, what is the difference between lotion and liniments, what is the difference between cream and paste, what is difference between tablet and pills, what is the difference between tablets and capsules। तो इस तरह के कुछ differences एग्जाम में आते हैं। तो let's discuss about the syrup। तो syrup is a concentrated or saturated solution of sucrose in purified water। और यहाँ पे जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन है एज पर आईपी इज 67.7% वेट बाय वेट। तो यहाँ पे वेट बाय वेट हम जो ले रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे हम 100 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर को हमने ग्राम में लिया है। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज डिसॉल्व इन, उसके अंदर हम 67.7 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि 100 ml वाटर के अंदर हमने 66.7 ग्राम ऑफ शुगर लिया है। तो ये हमारा होता है, इसमें जो आईपी है एज पर आईपी, यहाँ पे जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो होती है 66.7% वेट बाय वेट। तो ये जो प्रिपरेशन है ये विस्कस है, इसको हम एमएल में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसको पूरा कंटेनर के साथ वे करते हैं। तो इसकी जो वेइंग है, अब आप हम वेइंग जो होती है वो जैसे ग्राम्स और एमएल, तो अगर आप हम बोलते हैं ना लिक्विड को अगर वे कर रहे हैं तो हम लीटर्स और उसमें बात करते हैं, और अगर हम किसी सॉलिड को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम घी है, तो ऑयल अगर वो सॉलिड फॉर्म में है जैसे घी, तो हम उसको ग्राम में हम बोलते हैं इतने किलो घी दे दो। दैट किलो घी दे दो मीन्स कि अगर आप केजी और उसको लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो क्वांटिटी है वो वेरिएट करेगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और उसका मास बाय वॉल्यूम में कई बहुत बार वो वेरी करता है। लेकिन डेंसिटी, अगर किसी कंपाउंड की डेंसिटी वेरी कर रही है तो आपका मास एंड वॉल्यूम वेरी करेगा। लेकिन अगर आपकी डेंसिटी 1 है जैसे कि वाटर, तो आपका मास और वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं होता है। अगर आप उसको ग्राम में लेंगे तो भी वही उतना ही आएगा, और अगर लीटर्स में लेंगे तो भी वही आएगा। लेकिन ये ऑयल्स के केसेस में, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनके केसेस में नहीं होता है। अगर डेंसिटी आपकी उसकी वेरिएट कर रही है, तो वो ग्राम और वो मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम पहला हमने अभी बात कर रहे थे सिरप आईपी की। तो सिरप आईपी में जो हमें याद करने वाली चीज है वो है 66.7% वेट बाय वेट शुगर की कंसंट्रेशन है। देन ये जो सिरप है, दैट सिरप में अगर हम कुछ मेडिकमेंट या मेडिकल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो दे आर नोन एज मेडिकेटेड सिरप। अदरवाइज उसमें हम कुछ ऐसा फ्लेवर ऐड कर देते हैं, जैसे कि उसमें मैंने सिनेमन ऐड कर दिया तो वो सिनेमन सिरप हो गया, मैंने क्लोव ऐड कर दिया, दैट क्लोव, तो वो उनको वो दैट आर नोन एज फ्लेवर्ड सिरप, कि उनका कोई मेडिकेटेड रोल नहीं है, लेकिन दे आर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर दूसरे डोजेज फॉर्म के लिए, दैट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। देन व्हाट इज ये अभी हमने बात की थी सिरप की, तो सिरप में आईपी के अकॉर्डिंग 66.7% है, एंड एज पर यूएसपी द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 85%। then importance of syrup, syrup, it retards the oxidation because it's partially hydrolyzed into reducing sugars. It prevents decomposition of many vegetable substances because it have high osmotic pressure which prevent the growth of bacteria,
and they are palatable due to the sweet taste. तो अगर हमें नॉर्मली पीडियाट्रिक अगर हमें कुछ बनाना है, फॉर्मुलेशन बनानी है, तो कोशिश ये की जाती है कि वो सिरप की फॉर्म में हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्वीटनिंग नेचर बच्चे उसको इजीली ले लेते हैं. तो ये आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मोस्टली जितने भी ये कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस. तो ये सब बच्चों के लिए यूज की जाती है. इवन इनके कलर्स भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ऑरेंज रेड फ्लेवर, तो वो बहुत ही पैलेटेबल है, देखने में एलिगेंस अच्छा होता है, पैलेटेबल होता है और इजीली उनको लिया जा सकता है. और जो मेडिकमेंट जिनका टेस्ट थोड़ा खराब होता है, तो उस केस में भी हम उसको लिया जा सकता है उनको. देन नेक्स्ट आते हैं हमारे एलिक्सर्स. तो दैट एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीट इन नेचर, एरोमेटिक. लेकिन इसमें और एलिक्सर्स में, एलिक्सर्स और सिरप में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम अपने कंपाउंड जो हमारा वहां पे टोटली वाटर था, यहाँ पे हमारा थोड़ा इसमें हम एल्कोहल भी ऐड करते हैं, तो दैट इज नोन एज हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन. तो ये इसमें जो हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, एलिक्सर्स आर द हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन दैट आर मेंट फॉर द ओरल यूज. The medicated elixirs are generally contained potent drug like antibiotics, antihistaminics or sedatives, whereas non-medicated elixirs contain flavor, जिसको हम दूसरी formulation में as a solvent की तरह use करते हैं. The composition of elixirs contain mainly ethyl alcohol, water, glycerine, propylene glycol, coloring agent, flavoring agent and preservatives. तो ये हमारे एलिक्सर्स हैं. एलिक्सर्स आर सेम एज लगभग सिरप जैसा ही है, बट दे आर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस. नॉर्मली जो कफ सिरप्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ एलिक्सर्स. अब आता है नेक्स्ट हमारा लिंक्टस. लिंक्टस की जो कंसिस्टेंसी है वो कंपैरेटिवली थिक होती है, जिससे वो एक लेयर फॉर्म करें. तो दीज आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. They contain medicaments which have a dimulcent, sedative, expectorant action. जो ये यहाँ पे हमारा जो sedative ये है कि ये एक कोट करते हैं. खांसी होती है तो जो इरिटेशन होती है उस पर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन थोड़ी देर के लिए हमारी कम हो जाती है. तो they are taken in small doses without diluting with water, क्योंकि हमें वहाँ पे लेयर फॉर्म करनी है, तो उसमें हम उसको डाइल्यूट नहीं करते हैं to have prolonged effect of medicines. Then simple syrup is used as a vehicle for most of the linctus. तो वहाँ पे जो हमने सिंपल सिरप यूज किया था ना, उस सिंपल सिरप को हम यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं. देन टोलू सिरप जो है, टोलू एक ड्रग है जिसका सिरप बनता है. तो in case of linctus, tolu syrup is preferred in certain cases because of its aromatic odor and flavor. Moreover, it has a mild expectorant action. तो अगर हम टोलू सिरप लेते हैं तो टोलू सिरप का जो है वो एक्सपेक्टोरेंट एक्शन भी है, इसलिए हम उसको एज अ व्हीकल की तरह यूज करते हैं. दैट व्हीकल का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हमारे सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, यानी कि हम वॉल्यूम मेकअप जो है वो इससे कर रहे हैं. दैट इज नोन एज व्हीकल्स. देन नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्रॉप्स. These are the liquid preparation meant for the oral administration. They are oil soluble vitamins such as vitamin A and D concentrates in fish liver oil are presented as drop for administration. अगर आपने देखा हो कि छोटे छोटे बच्चों को जब विटामिन की मतलब कोई भी डेफिशिएंसी होती है या कोई भी चीज उसमें एक ड्रॉपर के साथ में आता है, तो उसे बोलते हैं 5 ml, तो ड्रॉप की फॉर्म में उसको दिया जाता है, जिनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है. तो इन केस ऑफ पीडियाट्रिक में जो विटामिन या ऑयल सॉल्युबल विटामिन हैं वो जनरली ड्रॉप की फॉर्म में दिए जाते हैं. Since these preparation contain potent medicaments, the dose must be measured accurately. क्योंकि विटामिन की जो डोज है वो हमें कैलकुलेट अमाउंट में देना है. ऐसा नहीं कि मैंने एक चम्मच भर के उसको दिया, तो हमें यहाँ पे अगर उसकी डोज जो है वो कम है तो वो उसको 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप
1 ड्रॉप कंटेन 0.6 ml ऑफ, अगर मैं आपको बोलती हूँ ना 1 ड्रॉप, तो 1 ड्रॉप में कितने ml होते हैं? दैट 1 ड्रॉप कंटेन्स 0.06 ml। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना कम होता है 1 ड्रॉप। तो 1 ड्रॉप इज इक्वलेंट टू 0.06 ml। तो हम उस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डो जो है वो पर्टिकुलरली मेजर्ड एक्यूरेटली जो है हम सिर्फ ड्रॉप के थ्रू उसको दे सकते हैं। द फॉलोइंग टू मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस। नाउ जैसे यूज ऑफ ड्रॉपर्स विच इज एक्यूरेटली ग्रेजुएटेड इन फ्रैक्शंस और एज अ मिलीलीटर, या फिर यूज एज अ प्री कैलिब्रेटेड ड्रॉपर। जैसे कि अगर आपने देखा होगा ड्रॉपर के ऊपर मार्जिन बने होते हैं, तो उसमें 1 ml 2 ml 3 ml, तो नॉर्मली इतना ज्यादा होता नहीं है, उसमें से 1 ml की मार्जिन होता है। तो हम 0.5 देना है तो हाफ, और वहां ऊपर तक आ जाता है तो 1 ml, तो हम उसको 1 ml के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। या फिर हमें मालूम कि एक बार अगर हम उसको ड्रॉप को प्रेस करेंगे तो उसमें इतने अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ml ऑफ जो लिक्विड है वही आएगा, तो दैट आर नोन एज प्री कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स। तो ये हम बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर मोनोफेसिक सिस्टम में। हमने बोला सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ड्रॉप, तो ये थे हमारे इंटरनल फेज के लिए। अब हमारे मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में आते हैं हमारे लिनीमेंट्स, लोशंस एंड कोलोडियंस। तो पहले हम बात करते हैं लिनीमेंट्स की। लिनीमेंट्स जो है वो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, दैट आर द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दैट इज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि स्किन पे हम यूज करते हैं। दे आर यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग टू द स्किन। फ्रिक्शन मतलब रगड़ के हम इसको अप्लाई करते हैं। दे आर यूजुअली एल्कोहलिक एंड ऑयली लिक्विड प्रिपरेशंस। They are alcoholic liniments are generally for their rubeficient or counter irritant effect. Such liniments penetrate the skin more readily than do so as a oil base. ये जो liniments हैं, इन liniments में अगर हम बात करते हैं तो इनको लगाने के बाद ना वहाँ पे थोड़ा सा redness आती है। और जैसे कैसा इफेक्ट आएगा? काउंटर इरिटेंट मतलब जैसे हम लोग विक्स लगाते हैं, विक्स लगाया या कोई बाम लगाने के बाद आपको वहां पे थोड़ा सेंसेशन होता है कि थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, दैट सेंसेशन इज कॉल्ड एज काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। और उसको लगाने के बाद अगर थोड़ी सी वहां पे रेडनेस भी आ जाए तो वो रेडनेस जो है दैट इज नोन एज रूबेफिशिएंट। तो काउंटर इरिटेंट और रूबेफिशिएंट एक्शन होता है। तो इसलिए इन जो लिनीमेंट्स हैं उन लिनीमेंट्स को हम ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन पे चोट लगी है या एक्सपोज स्किन है तो उस केस में हम लिनीमेंट्स को यूज नहीं करते हैं। तो ये जो लिनीमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ इट्स ऑयली बेस, ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होती है। तो द ऑयली लिनीमेंट्स आर माइल्डर इन देयर एक्शन एंड मे फंक्शन सोनली एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द स्किन दैट आर ब्रश्ड है और ब्रोकन, यानी कि ओपन वुंड्स के ऊपर या स्किन आपकी एक्सपोज्ड है या उस पर कोई चोट लगी है तो उस केस में लिनीमेंट्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो लिनीमेंट्स और लोशन में एक डिफरेंस तो यही है कि लिनीमेंट्स को ओपन स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन लोशंस को ओपन स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि ये जो हमारा लिनीमेंट है, लिनीमेंट को हम विथ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ लोशन उसको फ्रिक्शन के साथ अप्लाई नहीं किया जाता है। तो सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी लोशंस की। तो यहाँ पे आपने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो कैलामाइन लोशन दिख रहा है। हम सब ने देखा है कैलामाइन लोशन। एग्जैक्टली कैलामाइन लोशन को हम लोशन बोलते तो हैं बट इट इज अ सस्पेंशन। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो कैलामाइन के पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट। और ये एक सस्पेंशन का वैसे एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा सस्पेंशन है वो हमारे पार्टिकल्स हैं, उनकी सेटलिंग थोड़ी कम है, तो इसको हमने लोशन की कैटेगरी में रख दिया है। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो दैट कैलामाइन लोशन इज अ सस्पेंशन, लेकिन यहाँ पे हम उसकी लोशन की बात कर रहे हैं क्योंकि स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है विदाउट फ्रिक्शन। तो दीज आर लोशंस आर यूजुअली एक्वस, alcoholic or oily liquid preparations. They are intended for external application without friction or rubbing to the affected area.
इनको हम ओपन वुंड के ऊपर लगा सकते हैं. यूजुअली अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और गॉज. It is generally used to provide cooling, soothing and protective antiseptic action. तो दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई ओपन वुंड है, चोट लगी है या फिर इरिटेशन हो रही है, स्किन रप्चर्ड है, तो उस केस में अगर थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ जाए, सूदिंग इफेक्ट आ जाए और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हमें बनानी हो और उसके बाद साथ के साथ हमें एंटीसेप्टिक एक्शन, क्योंकि ओपन वुंड है तो हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो, तो ये एंटीसेप्टिक एक्शन भी शो करता है. तो ये हमारा हो गया लिनीमेंट्स एंड लोशन दैट आर फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन. ये हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी मोनोफेसिक का जो है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे थे. अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी हमारी गागल्स. ये अगर आपको याद हो तो ये स्पेशल यूज में आ रहा था. गागल्स मीन्स जो हम घर पे जो गरारे करते हैं, दैट आर नोन एज गागल्स. तो ये गागल्स जो है वो फेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स पार्ट के, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जो एक्वस, मतलब ये जो है हमें इसको अंदर सॉलो नहीं करना है, ये हमें बक्कल में ही रखना है. और बक्कल में भी स्पेशली हमारे थ्रोट एरिया में, फेरिंग्स एरिया पे हम उसको ज्यादातर अपने रिटेन करके रखने की कोशिश करते हैं. तो gargles are the aqueous solution used for the treating throat infection. For example, pharynx and nasopharynx part that's supplied in concentrate form with direction of dilution with warm water before use. आपने देखा होगा कि अगर गागल्स आते हैं तो वो कंसनट्रेट फॉर्म में होते हैं और उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि डाइल्यूट विथ 1 ml, डाइल्यूट विथ 5 ml. तो उसके साथ एक बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर भी आता है जिसमें आप उसको डाइल्यूट करके उससे गागल्स कर सकते हैं. वो गरम पानी से. They are used to intimate contact with the mucous membrane of throat for few seconds before they are thrown out of the mouth. तो हम क्या करते हैं, उसको रिटेन करके रखते हैं. जैसे गार्गल को जो हम रिटेन करके रखते हैं जिससे वो म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में, थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में कुछ सेकंड्स तक आता है. और उसके बाद हम जब साउंड करते हैं, और साउंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो वहां पे थोड़ी देर के लिए रिटेन रहे, थोड़ी देर के लिए रुका रहे, जिससे वो म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में आए और फिर उसको हम बाहर थ्रो आउट कर देते हैं. तो दे आर यूज्ड टू रिलीव सोरनेस और माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शंस. They are also used for their antiseptic action, antibiotic and also used as a anesthetic. Anesthetics का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को हम सुन्न कर देते हैं, यानी कि वहां पे सेंसेशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है. तो दे ऑल्सो एक्ट एज अ एनेस्थेटिक्स. तो ये थे हमारे गार्गल्स. देन नेक्स्ट इज माउथ वॉशेस. माउथ वॉशेज जो है उसको हमें थ्रोट तक लेके जाने की जरूरत नहीं होती है. उसको हम सिर्फ अपने बक्कल एरिया में ही, बक्कल कैविटी तक ही रखते हैं. हम सिर्फ अपने पूरे बक्कल एरिया में उसको पूरा फिल करके थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं. दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द ओरल हाइजीन. तो ये एक्वस प्रिपरेशंस हैं. दे हैव प्लीजेंट और एक्सेप्टेबल टेस्ट एंड ऑडर, क्योंकि ये हमारे टेस्ट बड, क्योंकि जो इससे पहले गार्गल्स थे वो हमारे टेस्ट बड्स के टच में ज़्यादा नहीं आता है, बट माउथ वॉशेज जो है वो टेस्ट बड के टच में आते हैं. तो हमें यहाँ पे जो माउथ वॉशेज है उनका टेस्ट भी और ऑर्डर भी अच्छा रखना है, क्योंकि अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो हमें नौसिया जैसा या वोमिटिंग जैसा सेंसेशन आ सकता है, या हमें वो ऑर्डर अच्छा नहीं आएगा. तो हमें वहाँ पे उसको डिओड्राइज करना है बक्कल एरिया को. So they are used to make clean and deodorize the buccal cavity and used for oral hygiene. They are used to treat the infection of the mouth. जैसे प्लेग है, टाटार है, ये ऐसे जो बक्कल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे माउथ वॉशेस को यूज करते हैं. They mainly contain antibacterial agents, alcohol, glycerine, स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट. आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है. किसी का कलर ब्लू आता है, किसी का कलर ग्रीन है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एलोवेरा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एलोए माउथ वॉश होगा तो इसका कलर ग्रीन है. अगर मैं बोल रही हूँ मिंट या फिर कुछ और फ्लेवर, मैंने उसको पिपरमिंट जैसा दिया है, तो मैं उसको ब्लूइश शेड हम लोग देंगे, उसमें कलरिंग एजेंट ब्लू ऐड करेंगे. तो दैट शुड बी एलिगेंट और उनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं थ्रोट पेन्स. थ्रोट पेन्स जो है वो कंपैरेटिवली
गार्गल्स और माउथ वॉशेस से ज़्यादा विस्कस होते हैं और इनको हमें किसी एप्लीकेटर से या फिंगर से थ्रोट में लगाना पड़ता है. तो throat paints are viscous liquid preparations used for mouth and throat infection. Generally, glycerin is used as a base because being viscous, it adheres to the mucous membrane for long period and it possesses a sweet taste. तो इसका जो टेस्ट है कंपैरेटिवली वो स्वीट होता है. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी स्प्रेज. तो दैट दीज स्प्रेज प्रिपरेशंस जो हैं इनमें जो है इनमें जो भी यूज किया जाता है वो एक्वस भी हो सकते हैं, एल्कोहलिक भी हो सकते हैं और ग्लिसरीन भी हो सकता है. इनका जो मेन बेस है, दे आर अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट और नोज विद द नेबुलाइजर्स. यानी कि इनको म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हमें एक एप्लीकेटर की जरूरत होती है. दैट एप्लीकेटर इज नोन एज नेबुलाइजर्स. तो इन नेबुलाइजर्स में यहाँ पे जो उनके पास एक रिजर्वॉयर जैसा कुछ होता है, उस रिजर्वॉयर में हम अपने जो मटेरियल है उसको हम फिल कर देते हैं. द थ्रोट स्प्रेड में बी स्प्रेड फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ atomizer that is known as nebulizers, which removes the large droplets by baffling system. Only precautions should be taken that the fine droplets will use to easily reach the lungs. यानी कि डायरेक्टली अगर हमें लंग्स तक उसको पहुंचाना है तो उसके लिए हमें किसी एक ऑटोमाइजर की जरूरत पड़ेगी. तो उसके लिए हम यहाँ पे नेबुलाइजर्स यूज करते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो पर्टिकुलर कंपाउंड को ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में वो उसको लंग्स तक पहुंचा देता है. देन नेक्स्ट आते हैं इनहेलेशंस. That inhalations are the liquid preparations containing volatile substances are used to relieve the decongestion and inflammation of respiratory tract. जैसे नाक बंद हो जाती है तो उसके लिए आपको इनहेलर्स देखे होंगे आपने विक्स के, जिसको नाक के पास लगा के हम इनहेल करते हैं अंदर की साइड पे, तो वो हमारी नाक को जो कंजेशन हुआ है उसको कंजेशन को वो हटा देता है. तो इनमें क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जिसको हमें इनहेल करना पड़ता है फोर्सफुली. तो ये हम जैसे हम बोलते हैं ना घर में भाप ले रहे हैं, तो भाप में भी अगर हम कुछ अपना कंटेंट ऐड करते हैं तो वो वोलेटाइल कंटेंट होता है और वोलेटाइल कंटेंट जो है वो हम उसको थ्रू नेसल के थ्रू हम उसको इनहेल करते हैं. तो volatile substance in inhalation would be volatile at room temperature, so that they should be placed on the absorbent pad or handkerchief. तो आप उसको हैंकी पे या किसी कॉटन पे रख के आप उसको इनहेल कर सकते हैं. इन सम केसेस इनहेलेशन विल एडेड टू हॉट वाटर, देन दे वेपोराइज विल इनहेल. अगर आपको लगता है कि वो उसमें वोलेटाइल कंटेंट को हम हॉट वाटर में भी ऐड करके उसकी वेपर्स को अगर इनहेल करते हैं तो भी वो कंटेंट जो है वो हमारे हम उसको लंग्स तक पहुंचा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज नेसल ड्रॉप्स. In nasal drops, drug in solution may be instilled into the nose from the dropper or from the plastic squeeze bottle. तो nasal drop जो है ये इसके एप्लीकेटर्स ऐसे आते हैं, या तो साथ में एक ड्रॉपर आता है या दूसरा बॉटल के ऊपर ही हम नोजल को प्रिक करते हैं और उसको, ये आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए जब उसको हम नाक में डालते हैं तो आपको जो अपने हेड की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से रखनी पड़ती है जिससे वो इजीली नेसल कैविटी में जा सके. और दैट नेसल ड्रॉप्स हैविंग लोकल इफेक्ट्स सच एज एंटीहिस्टामिनिक और डीकंजेस्टेंट्स. ये एंटीहिस्टामिक्स जो है एलर्जी के लिए यूज किए जाते हैं. डीकंजेस्टेंट्स जो है जो कंजेशन हो गया है उसको रिमूव करते हैं, दे आर नोन एज डीकंजेस्टेंट. Alternatively, the drug may be absorbed through the nasal mucosa to exert a systemic effect. The use of oily nasal drops should be avoided because of the possible damage to the cilia of nasal mucosa. If it is used for long period, may reach to the lungs and cause lipoid pneumonia. To avoid that, nasal drops are prepared so that they are similar in many respects to the nasal secretion, so that normal ciliary action is maintained. Thus, aqueous nasal solution usually are isotonic and slightly buffered to maintain the pH of 5.5 to 6.5. That means कि जो हमने nasal preparation हम use करते हैं वो nasal preparations जो है that should be similar to the nasal
सिक्रीशन, अगर आप उसके पीएच को डिस्टर्ब करेंगे तो हमें नोज में इरिटेशन भी होगी और हो सकता है वहां पर जो म्यूकोसा है, जो नेसल म्यूकोसा है, वो डैमेज हो जाए। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें नेसल ड्रॉप को बिल्कुल सिमिलर वैसा ही प्रिपेयर करना है जैसा कि नेसल सिक्रीशन होता है। तो नेसल सिक्रीशन को की टोनिसिटी और उसका पीएच हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो नेसल सिक्रीशन का पीएच होता है 5.5 से 6.5 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हम लोगों ने बात की। अब आते हैं आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स भी सेम एज नेसल सिक्रेशन की तरह हम यूज करते हैं। दैट शुड बी स्टेराइल ऑयली सिक्रेशंस, और इनको हम एसेप्टिक कंडीशन में मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे भी दे कंटेन stabilizing agent, dispersing agent, solubilizing agent, antioxidants and other agents which maintain the tonicity and viscosity। और यहाँ पे भी पीएच सेम वही रखा जाता है जो पीएच लैक्रिमल सिक्रेशन का होता है, यानी कि जो हमारे टीयर्स का पीएच होता है, जो हमारी आइस का पीएच है, एग्जैक्टली सेम पीएच वो रखा जाता है। टोनिसिटी भी वही मेंटेन की जाती है। और दे कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। और अगर सिंगल डोज कंटेनर है तो आपको उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बार बार उस ड्रॉप से लेते हैं तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे आई ड्रॉप का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 10 ml से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो गुड डे।